हेलो व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी। मैं बांग्लादेश और इंडिया की जो T20 सीरीज शुरू होने वाली है उसके बारे में वीडियो कर नहीं पाया। लेकिन अब चूंकि कल से सीरीज शुरू होने वाली है तो फिर मुझे लगा कि आज तो किसी भी तरह से टाइम निकाल के मुझे करना ही है। और आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कुछ मैसेजेस भेजे थे इंडिया की बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की जीत के बाद, तो वो मैसेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये बांग्लादेशियों ने क्या टीम डिक्लेयर की है और इंडिया की टीम क्या है। तो इंडिया की टीम में तो इन लोगों ने बिल्कुल सारे घर के ही बदल डाले, जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम भी होगा। तो पहले तो देखिए टीम हम डिस्कस करते हैं। टीम में स्काई तो है कप्तान, तो स्काई की कप्तानी के बारे में तो कोई डाउट था ही नहीं। दूसरा अभिषेक शर्मा, फिर संजू सैमसन, तीसरा चौथा रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव। तो देखिए, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लगाया है, इसमें मोस्ट सरप्राइजिंग जो है वो है एक तो अपना वरुण चक्रवर्ती और दूसरा मयंक यादव। अब मयंक यादव वैसे सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, फिटनेस वगैरह के बारे में। और वो जिस तरह की बॉलिंग करता है 150 प्लस, मतलब नॉर्मली तो वो 155 की स्पीड पे बॉलिंग करता है, तो ही इज ऑलवेज प्रोन टू इंजरी, जैसा कि हमने आईपीएल में देखा था। लेकिन अगर ये 3 मैचेस पूरे खेला और 3 मैचेस पूरे खेल के अगर इसने 4-4 ओवर तीनों मैचेस में डाले, तो मुझे तो लगता है कि तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच यही हो जाएगा। क्योंकि ये तो हम आईपीएल में देख चुके हैं ना, बड़े बड़े सूरमा बल्लेबाज जो थे वो उनको हवा लगने के पहले ही बॉल निकल जाती थी। और उसमें मतलब ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश बल्लेबाजों को भी हमने देखा जिनको की फास्ट बॉलिंग खेलने की आदत है। और हम तो उस टाइम भी कह रहे थे, जिन व्यूअर्स को अगर याद हो, हम तो पहले भी कह रहे थे कि अच्छा किस्मत अच्छी है इसकी कि ये श्रेयस अय्यर की, कि ये इसके सामने पड़ा नहीं लखनऊ के अगेंस्ट मैच में, क्योंकि उसी मैच में मयंक यादव खेला नहीं था, नहीं तो इसको भी आटे दाल का भाव पता चल जाता। तो खैर, श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहना है। श्रेयस अय्यर इस टीम में भी नहीं दिख रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी पोल खुलने की मतलब वो तो नौबत आनी ही थी। श्रेयस अय्यर वो तो जब तक बाउंसर खेलने की अपनी वो कैपेबिलिटीज को इंप्रूव नहीं करेगा वो टीम में आ नहीं सकता है। वो कान में बाली वाली पहनने से कुछ होता नहीं है, वो सब उनके व्यूअर्स को दिखाने के लिए अच्छा है, फैंस को दिखाने के लिए। बाकी वहां तो मैदान पे तो रन बनाने पड़ते हैं ना। अब वो रही से ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में भी रन नहीं बनाए उसने। तो हालांकि वो तो जितने भी उसने 2-2 3-3 50 मार दिए, वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि उसको क्यों रन बनाने देते हैं लोग। वो 10 रन से ज्यादा का प्लेयर नहीं है, उसको 2-4 बाउंसर मारो वो अपने आप ही आउट हो जाएगा। खैर ठीक है, चलिए। तो स्काई के बारे में कोई डाउट नहीं है, अभिषेक शर्मा के बारे में भी कोई डाउट नहीं है, अभिषेक शर्मा को होना ही चाहिए था। लेकिन उसके अलावा इन्होंने देखिए सारे ओपनर्स को इन्होंने रेस्ट दे दिया, जैसे कि अपने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। अब ठीक है, ये वैसे मुझे बीसीसीआई की ये थोड़ी सी टैक्टिक्स अच्छी लगती है कि ये अपने फ्रेंच प्लेयर्स को मौका देते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी ये जो न्यूजीलैंड के साथ 16 तारीख से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, तो इसमें सभी को खेलना है, ऋषभ पंत को भी खेलना है, फिर उसके बाद आपका ये ध्रुव जुरैल भी रहेगा उसमें। इसीलिए आप देखेंगे इस टीम में ध्रुव जुरैल भी नहीं है, उसकी जगह जितेश शर्मा है। और ऋषभ पंत के होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उसको तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेलनी है। फिर उसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को तो वहां जाना ही है। तो लेकिन उसके अलावा इन्होंने, मुझे ये ताज्जुब होता है कि इन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों नहीं दिया मौका। अभी अभिमन्यु ईश्वरन ने देखिए कल ही ईरानी ट्रॉफी में 191 रन बनाए मुंबई के अगेंस्ट। फिर उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी उसने रन बनाए थे और अच्छे खासी बड़े बड़े रन बनाए थे उसने। उसके बावजूद उसको क्यों नहीं ये नम दे रहे हैं। शायद हो सकता है कि उसकी स्टाइल जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए ज्यादा सूट करती है, वो इतना फास्ट नहीं खेलता है। क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन के अगेंस्ट एक बात जाती है कि वो आईपीएल की भी किसी टीम में नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि T20 में उसको मौका नहीं दिया या वनडे में मौका नहीं देते हैं उसको। लेकिन वो इस तरह से रन बनाता रहेगा तो एटलीस्ट वनडे की रेकनिंग में तो उसको आना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख के ये लगता है कि ये जो इंडियन टीम सिलेक्शंस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाथ आईपीएल की परफॉर्मेंस का भी है। और फिर वहां पे डेफिनेटली देखिए, लोग कुछ कहें या ना कहें, लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स जो रहते हैं ना,
उन लोगों का कुछ ना कुछ तो रहता है से। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिला। अब लेकिन इसमें ये ओपन किससे करवाएंगे? अब बहुत सारी जनता तो कह रही है रिंकू सिंह से ओपन करा देंगे। अब मुझे लगता है कि जो लोग भी ये इस तरह के कमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल ही घास खा के आए हैं क्या यार। अरे रिंकू सिंह से कैसे ओपन करवा दोगे यार आप? कुछ भी कर दोगे आप। रिंकू सिंह से ओपन करवा दो तो संजू सैमसन ही इससे तो अच्छा है यार, ओपनर अच्छा है वो तो है ही ओपनर। चलिए ओपनर या वन डाउन में वो आता है आईपीएल में भी, तो उससे आप ओपन करवा दो। लेकिन जनता तो रिंकू सिंह के पीछे लगी हुई है। रिंकू सिंह का नंबर भैया वही है 5वें 6वें नंबर पे, या फिर अगर आप उसको टेस्ट ही करना चाहते हो तो फिर चौथे पे भेज दो। हालांकि चौथे पे नंबर आएगा नहीं, क्योंकि चौथे पे फिर ये रियान पराग क्या करेगा? रियान पराग किधर खेलेगा? संजू सैमसन किधर खेलेगा? तो ये मुझे जमती नहीं है बात। अब इसमें मुझे यही देखना है कि देखिए, पहला तो हो गया अभिषेक शर्मा, दूसरा मेरे हिसाब से होना चाहिए संजू सैमसन दूसरा ओपनर, फिर 3 नंबर पे स्काई आएगा, चौथे पे आएगा रियान पराग, फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। उसकी फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, और उसको मौके मिलेंगे और अगर उसने फिटनेस अपनी कंट्रोल में रखी तो ये काफी आगे जा सकता है नीतीश कुमार रेड्डी। तो बस अब मैं तो यही प्रे कर रहा हूं कि इसको कुछ फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, अब ये शिवम दुबे देखिए, शिवम दुबे के लिए ना मेरा मतलब वोट कुछ है नहीं ठीक ठाक। ये शिवम दुबे, एक तो इसकी फिटनेस मुझे बहुत डाउटफुल लगती है, ये फील्डर बहुत खराब है, हाथ के कैच टपकाता है, हाथ की बॉलें छोड़ देता है, फिर भाग के दौड़ के तो इससे फील्डिंग करना मुझे लगता है कि इसके बस का ही नहीं है। ये ऐसे दौड़ता है जैसे कि बिल्कुल इसको पीछे से कोई धक्का दे रहा हो कि चल भाई दौड़, तो ऐसी हालत लगती है। मुझे लगता है ये फिटनेस का टेस्ट कैसे पास कर लेता है, योयो टेस्ट वगैरह कैसे हो जाते हैं इसके पास, ये है नहीं। रनिंग बिटवीन भी इसकी कुछ नहीं है ज्यादा, तो इस वजह से मुझे तो ये जमता नहीं है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसकी पोल खुल जाएगी। और रहा सहा हमने वर्ल्ड कप में भी देख लिया, ये जो स्पिनर्स को पीटने पाटने की भी इसके बस की नहीं रही। वहां पे जहां पे अब इस अच्छा खासा मौका था इसके पास, वहां पे भी ये कुछ कर नहीं पाया ज्यादा। वॉशिंगटन सुंदर अच्छी चॉइस है। अब वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी फिटनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को तो एक्चुअली मैं टेस्ट टीम में देखना चाहता हूँ। वो जो ऑस्ट्रेलिया पिछली बार गई थी और उसमें बहुत बढ़िया खेला था वॉशिंगटन सुंदर, ये इसको टेस्ट टीम में लेके आना चाहिए। अब फिटनेस की वजह से ये थोड़ा मार खा जाता है, लेकिन चलिए ठीक है, यहां मौका मिला, अब यहां परफॉर्म करे तो आगे बढ़ सकता है। रवि बिश्नोई, अब रवि बिश्नोई है टीम में, इसका मतलब इन्होंने यजुवेंद्र चहल को फिर से लात मार दी। अब यजुवेंद्र चहल को आप वर्ल्ड कप में लेके गए थे और बिना किसी बात के आपने उसको टीम से निकाल दिया। ये यजुवेंद्र चहल के साथ यही होता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। उसको टीम में ले जाते हैं 15-16 में, मैच खेलने को मिलता नहीं है, फिर अगली सीरीज में उसको बाहर कर देते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये मेरी समझ में नहीं आई बात। रवि बिश्नोई के साथ आपको याद होगा व्यूअर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये सिर्फ गूगली फेंकता है। जब तक ये लेग स्पिन नहीं फेंकेगा तब तक इसका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए सारी दुनिया के बल्लेबाजों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ गूगली फेंकता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये इसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक आध सीरीज में इसको अगर नहीं मिले विकेट, अब जैसे अब पता नहीं, मुझे लगता है कि इसको खैर खेलने का मौका मिलना चाहिए अभी। तो 11 की बात तो हम करेंगे, प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, अब वरुण चक्रवर्ती को भी इन्होंने 2021 के बाद से बुला लिया। हालांकि आईपीएल की परफॉर्मेंस के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने गौतम गंभीर का काफी कुछ चल रहा है हिसाब किताब। उसकी कोलकाता की टीम के ये प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं आ पाएगा। वो कुछ भी हो जाए तो श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर है कि भैया श्रेयस अय्यर डिजर्व नहीं करता है, ना कभी करता था। तो जो रन बने हैं उसके, वो धोखे धड़ाके में बने हैं, वो कभी बनेंगे नहीं रन, इसलिए वो आप भूल जाओ। वरुण चक्रवर्ती, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती की भी फील्डिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत बेकार फील्डर है ये, एक नंबर का बेकार फील्डर है ये। खराब फील्डरों में अगर लिस्ट बनाई जाए तो इसमें शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अपने रविचंद्रन अश्विन, ये लोग टॉप में आएंगे ये खराब फील्डरों की लिस्ट में।
फिर उसके बाद जितेश शर्मा चलिए ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट नंबर वही उसी का ही था, क्योंकि पहले भी उसको उसको उसका तो चल रहा था कि इसको होना चाहिए था टीम में, लेकिन वो ध्रुव जुरैल आ गया तो खैर ठीक है। अब जितेश शर्मा को बढ़िया मौका दिया। अर्शदीप सिंह ठीक है, हर्षित राणा को ये अब लेके आए हैं तो ठीक है। हालांकि हर्षित राणा का तो पहले भी जब सिलेक्शन हुआ था जिम्बाब्वे के दौरे पे, तब भी मुझे थोड़ा सा तो डाउट हुआ था कि यार ये कैसे आ गया। मतलब आईपीएल में ही परफॉर्म किया है इसने, और मुझे तो कोई ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी ऐसी लगी नहीं। फिर उसके बाद मयंक यादव। अब देखिए, अब हम कोशिश करें कि इसमें से 11 क्या होने चाहिए। तो देखिए 11 होंगे आपके। स्काई हो गया एक, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 3, फिर रिंकू सिंह 4, हार्दिक पांड्या 5, रियान पराग 6, नीतीश कुमार रेड्डी 7। बस मेरे हिसाब से तो यहां खत्म हो जाते हैं बल्लेबाज और ऑलराउंडर मिला के। अब उसके बाद 4 बॉलर आप देख लीजिए, क्योंकि एक तो देखिए हार्दिक पांड्या हो गया, फिर रियान पराग भी ऑलराउंडर है, तो ये हो गए 7 लोग हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग करता है, तो आपके पास 3-3 ऑलराउंडर हो गए। तो शिवम दुबे की जगह बनती नहीं है। फिर उसके बाद आप बॉलर्स में आप लोगे तो आप वॉशिंगटन सुंदर को एक ऑफ स्पिनर लो। हालांकि रियान पराग कहने को ऑफ स्पिनर है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की बात अलग है। वॉशिंगटन सुंदर डेफिनेटली इज अ बेटर ऑफ स्पिनर। तो 8वां वॉशिंगटन सुंदर होता है। 9वां होता है आपका मेरे ख्याल से, अगर हम पहले फास्ट बॉलर्स को देखें तो मयंक यादव और अर्शदीप सिंह, ये दो तो होते ही हैं, तो 9 और 10 हो गए। फिर बचती है एक पोजीशन कौन सी होगी? वो होगी या तो अब आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाओ या फिर आप रवि बिश्नोई को खिलाओ। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये लोग शायद वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो टीम ये बनती है: स्काई, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव। ये टीम होनी चाहिए। इसमें आपके पास ढेर सारे, तो 3 तो ऑलराउंडर हो गए जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। सॉरी, उसमें से 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, एक रियान पराग है। फिर उसके बाद ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर है, फिर वरुण चक्रवर्ती है मिस्ट्री बॉलर, और अर्शदीप सिंह और मयंक यादव। तो ये परफेक्ट टीम बनती है इन 15-16 में से। हर्षित राणा का मुझे नहीं लगता कि नंबर लगेगा, ना लगना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मयंक यादव अगर टीम में है और फिट है तो उसको होना ही चाहिए टीम में। तो मेरे हिसाब से तो ये टीम है। अब देखते हैं क्या होता है। ये टीम अगर खेली तो ये इसमें ओपन करवा दीजिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से, और ये लोग बांग्लादेश की बहुत बुरी तरीके से चटनी बना के रख देंगे। ये लोग, ये ऐसी टीम है, बहुत खतरनाक टीम है ये, बहुत ही जबरदस्त टीम लगती है मुझे ये। तो अब देखें, मेरी तो उम्मीद है कि संजू सैमसन कुछ करे भैया, कुछ तो करे यार। अब हालांकि इसने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। बांग्लादेश की टीम की बात करते हैं तो बांग्लादेश ने शंटो कप्तान है, तंजीद हसन, तमीम, ये है दूसरा ओपनर इनका, परवेज हसन, इमोन, फिर तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह। और महमूदुल्लाह को, ये गड़े मुर्दे को अभी तक घसीट रहे हैं। लिटन कुमार दास, जाकिर अली अनीक, मेहंदी हसन मिराज काफी दिनों बाद आया T20 की टीम में। शाक मेहंदी हसन, अरे कितने मेहंदी हसन है यार बांग्लादेश की टीम में। मेहंदी हसन, वो बेचारे पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि वो शायर के नाम पे कितने मेहंदी हसन रख दिए इन्होंने। रिशाद हुसैन, ये अच्छा लेग स्पिनर है, ये हिटिंग भी बहुत अच्छी करता है, हमने देखा था इसको वर्ल्ड कप में। मुस्तफिजुर रहमान, ये चला ही आ रहा है। तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, तंजीब हसन साकिब, अरे ये वही है नालायक, इसने वर्ल्ड कप में बदतमीजी की थी इसके साथ, विराट कोहली के साथ। इसका तो हिसाब होगा। अब हालांकि विराट कोहली तो टीम में नहीं है, लेकिन बाकी लड़के इसका हिसाब करेंगे, और इंडिया में देखना अभी आएगी तो जनता भी इसका हिसाब करेगी। तो ये रकीबुल हसन को स्पिनर है शायद, ये इसके बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं है, शायद ये स्पिनर है। तो ये देखिए T20 का जहां तक सवाल है ना कि अब इस सीरीज का रिजल्ट क्या होगा। 6 तारीख को, 9 तारीख को और 12 तारीख को 3 T20 हैं। लेकिन T20 एक ऐसा गेम है जिसमें 2-1 ओवर में इधर का उधर हो जाता है मैच। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी ना, जैसा कि मतलब इंडियन टीम से हमें उम्मीद रहती है कि ये कभी भी गड़बड़ कर देते हैं ये, फिर उसके बाद कैचअप करते रह जाते हैं। अब जैसे कि कल का ही देख लीजिए आप, इंडियन वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड के साथ क्या घटिया गेम खेला है, इतना थर्ड क्लास गेम खेला है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये जो
हालांकि बीसीसीआई का वो जेस्चर पिछले साल अच्छा था जब इन्होंने मेंस के बराबर ही इनकी फीस कर दी और सारे रेम्यूनरेशन इन्होंने मेंस टीम के बराबर कर दिए। हालांकि उस टाइम मुझे ऑब्जेक्शन था कि यार आपने लड़कों की टीम के बराबर या लड़कों के जो टीम को जो पैसे मिलते हैं उसके बराबर लड़कियों को क्यों दे दिए आपने। अब यहां पे कोई भी फेमिनिस्ट मुझसे लड़ाई करने ना आ जाए, वो बराबरी बराबरी की सारी बातें अलग हैं, लेकिन भैया ये गेम है। दूसरी बात, लड़कों को आज जो पैसे मिलते हैं तो लड़कों ने कुछ अचीव करके दिया है। ये लड़कियों ने आज तक क्या अचीव किया है मुझे कोई ये बता दे। ये कुछ जीती है आज तक, वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी जीती है ये? मुझे तो कभी याद ही नहीं है। मैंने तो इनको हमेशा क्रूशल मौके पे हारते ही देखा है। रहा साहब वो अभी एशिया कप में वो सड़ी सी श्रीलंका की टीम से इतनी बुरी तरीके से हारे, वो एक लड़की ने इनको पूरा मैच हरा दिया फाइनल का, वो अट्टापट्टू ने। सारे ये बड़े बड़े ये अपने क्या स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर और ये और सब के सब ढेर हो गए। और कल के मैच में क्या किया, न्यूजीलैंड ने 160 रन बनाए और 160 रन बनाने में ये लोग 102 रन पे ऑल आउट हो गए। ये हरमनप्रीत कौर और अमोल मजूमदार ये जो कोच है, इन लोगों में इतनी दो पैसे की अकल नहीं है कि यार अगर तुम मैच हार रहे हो तो कम से कम मैक्सिमम पॉसिबल रन तो बना लो। 102 पे ऑल आउट होने का क्या मतलब है यार। 58 रन से आप मैच हार गए T20 का, आपने अपनी नेट रन रेट का तो कबाड़ा कर लिया। दूसरी बात, आपके ग्रुप में अभी वो ऑस्ट्रेलिया भी है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो आप कैसे, अब न्यूजीलैंड से आप मैच हार गए हो तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया से जीत जाओगे? 2 ग्रुप्स हैं, अब आपको 2 ग्रुप्स में टॉप 2 टीम्स में आना है। अब कैसे आओगे आप जब न्यूजीलैंड से ही हार गए आप? ये तो हाल है इन लोगों का। मतलब कितना गंदी तरीके से इन लोगों ने बैटिंग की है। लेकिन इन लोगों को पैसे तो इतने भयानक मिल रहे हैं कि वो तो बाकी पूरी टीमों की प्लेयर सोच भी नहीं सकती जितने पैसे इंडियन लड़कियों को मिल रहे हैं। और बिना किसी बात के, बिना किसी अचीवमेंट के जब पैसे दे देते हो ना आप, तो फिर आदमी का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। अरे पैसे दो, मैंने मान लिया, आप ऑस्ट्रेलियन टीम की लड़कियों को जितने पैसे मिलते हो उनसे ज्यादा दे दो, मैंने मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडियन लड़कों के बराबर पैसे दे दो। ये कुछ अचीव तो करने दो आप। फिर मोटिवेशन क्या है? फिर तो ये 2 सीरीज खेलेंगी और ये लड़कियों को कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी तो जिंदगी की सारी कमाई हो जाएगी। अगर क्रिकेट खेलने के अलावा ये कुछ और करती तो क्या इतने पैसे कमा पाती जितने ये 2 सीरीज में कमा लेंगी? तो फिर क्या मतलब है यार? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिमांड अ परफॉर्मेंस and after that you reward them, then there is no objection. बट बिना किसी परफॉर्मेंस के अगर आप इस तरह से रिवॉर्ड करने लगोगे तो आदमी सोचता है कि वो तो ये डिजर्व करता है। तो डिजर्व करने के पहले परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। मेरे को तो समझ में नहीं आया ये। तो खैर चलिए, वो तो हो गया लड़कियों के मैच का। बाकी ये इस सीरीज में तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है इसमें। हालांकि ये है कि T20 का मैच है, कोई भी टीम कभी भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। 2-3 विकेट अगर गिर गए आपके, जैसा कि इंडिया का रिकॉर्ड है 2-3 लगातार गिर गए, तो ये बांग्लादेश की टीम भारी भी पड़ सकती है। लेकिन इंडिया की टीम जिस तरह के प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर ये कॉम्प्लेसेंट नहीं हुए तो ये बहुत ही वन साइडेड तरीके से इनको हराना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं इंडियन प्लेयर्स। और खासतौर पर पहला मैच जो होता है ना, उसमें तो इनको समझ में ही नहीं आता कि हमको करना क्या है किसी भी सीरीज के पहले मैच में। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी अब हम बात करते हैं व्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, टेस्ट टीम के बाद अजितेश कह रहे हैं कि ऑलवेज गुड टू हियर योर थॉट्स ऑन इंडियन क्रिकेट टीम। बांग्लादेश हैड ऑलरेडी गिवन अप व्हेन इंडिया स्टार्टेड हिटिंग देम ब्रूटली। वो बात तो सही है। द लास्ट टेस्ट मैच वाज रियली फन टू वॉच, मतलब पहला टेस्ट मैच, और नहीं सॉरी दूसरा टेस्ट मैच। इट टर्न्ड आउट टू बी एन ओडीआई मैच, वेरी एंटरटेनिंग। चलिए, बड़ा बढ़िया हुआ। और अजितेश ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इनको बड़ी चिंता है, बड़ी मतलब चिंता नहीं है, बड़ी उत्सुकता है कि इंडिया कब ऑस्ट्रेलिया आ रही है और मजा आएगा। तो बढ़िया, हम भी सुनेंगे अजितेश के कमेंट्स। वहां हो सकता है अजितेश मैदान पे भी मैच देखने जाएं। और सतीश कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो। और सतीश का एक क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं सतीश का एक कमेंट लेना चाहता हूं, जो सतीश ने बेचारे ने बहुत 3-4 हफ्ते पहले किया था, लेकिन बीच में चूंकि इंडिया का कोई मैच नहीं था इसलिए मैं वो ले नहीं पाया। बाद में मुझसे मिस हो गया तो मैंने सॉरी भी कहा था सतीश से। तो सतीश का वो कमेंट था
कि इंडिया में हमेशा से बैटिंग कल्चर रहा है, बट पिछले कुछ साल में बॉलिंग भी डेवलप हुई है। ओके, बट बहुत समय से हम कोई स्टेबल फास्ट बॉलर नहीं बना पाए, खास करके स्विंग बॉलर जो थोड़ा तेज भी फेंक सके। ये बात तो सही है, जहीर खान के बाद से कोई भी स्टेबल आया नहीं। वो बीच में जहीर खान के पहले या उसके साथ साथ ही ये ईशांत शर्मा और ये प्रवीण आगरकर, ये अजीत आगरकर वगैरह थे, लेकिन मेनली तो ईशांत शर्मा और यही थे, अपने क्या नाम है इसका, जहीर खान। बाकी अजीत आगरकर से भी मैं कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। अजीत आगरकर की तो एक ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट की परफॉर्मेंस के अलावा मुझे तो कोई परफॉर्मेंस याद नहीं है। मैंने तो उसको हमेशा पिटते हुए ही देखा था, अजीत आगरकर को। और उसके बाद से फिर बाकी तो ये बात सही है। एक्चुअली भुवनेश्वर कुमार जरूर आया, और फिर खैर ये आए अपने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ये मोहम्मद सिराज वगैरह। लेकिन ज्यादातर फास्ट बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम फिटनेस की है उनकी। जसप्रीत बुमराह के साथ तो खैर हमको पता ही है कि अब उसका एक्शन इस तरह का है कि हो जाता है उसको प्रॉब्लम, लेकिन भगवान की दया से अभी काफी दिनों से वो ठीक है, और नजर ना लगे तो उसको ठीक ही रखे भगवान। बाकी तो अपने प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह, ये प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी फिटनेस की प्रॉब्लम है, ये कुछ हो नहीं पाया। पिछले कुछ टाइम तक जहीर खान, सतीश लिखते हैं, पिछले कुछ टाइम तक जहीर खान, फिर इरफान आए, बीच में प्रवीण कुमार आए, लेकिन कहाँ गायब हुए पता नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं यार, ये लोग अच्छा खासा खेले थे, काफी टाइम तक खेले। जहीर खान तो बहुत खेला, और फिर इरफान पठान भी खेला। प्रवीण कुमार हाँ ज्यादा नहीं खेल पाया, वो हालांकि बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत ही अच्छा बॉलर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भुवनेश्वर कुमार तो वो उसकी भी फिटनेस की प्रॉब्लम थी। वो उसके साथ वही प्रॉब्लम है जो हार्दिक पांड्या के साथ प्रॉब्लम है, दुबला पतला बहुत था वो, तो इस वजह से हार्दिक पांड्या को भी प्रॉब्लम इसीलिए होती है, इतना दुबला पतला है, थोड़ी तो मसल्स होनी चाहिए ना। जैसे फास्ट बॉलर के लिए ना, मुझे लगता है कि बेस्ट फिजिक जो फास्ट बॉलर की है इंडिया में, वो है उमेश यादव की। सबसे बढ़िया फिजिक है, अच्छा मोटा तगड़ा मतलब अच्छा फिट, मसल्स उसकी काफी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग बहुत घटिया डालता है, वो पिटाई उसकी बहुत होती है। वो जब विकेट लेता है तो लेता है, लेकिन अदरवाइज मैंने उसको भी पिटते हुए ही देखा है ज्यादातर। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, सतीश, हाँ सतीश कह रहे हैं लगा कि स्टेबल होंगे, फिर वो भी कभी अंदर बाहर होते रहे। क्या भुवनेश्वर कुमार का सही उपयोग इंडिया नहीं कर पाई? नहीं, वो तो जैसा मैंने कहा ना, उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम रही ना, वो इतना दुबला पतला है कि वो ज्यादातर वो भी अनफिट ही रहता था। फिर बिकॉज उनके स्विंग की विड्थ काफी अच्छी हुआ करती थी, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, वॉज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, बहुत ही बढ़िया था। लेकिन बस यही है कि एक तो स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, और फिर फिटनेस की प्रॉब्लम थी। तो फिटनेस की प्रॉब्लम इसी वजह से कि बिल्कुल शरीर में वजन ही नहीं है। अब वजन नहीं है, मसल्स नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फिर जॉइंट्स पे और इनके ऊपर ज्यादा जोर आता है। तो इसी वजह से अब जैसे ये मयंक यादव भी है, अब मयंक यादव इतनी फास्ट बॉल करता है, तो उसके लिए सपोर्टिंग बॉडी भी तो होनी चाहिए ना। अब आप इतनी इतनी तेज करोगे तो क्या होगा? अब जैसे मार्क वुड को नहीं देखा आपने? मार्क वुड भी लीन एंड थिन है, लेकिन फेंकता है 155। तो इसी वजह से आपने देखा एक सीरीज खेलता है, अगली 2 में अनफिट रहता है। तो यही प्रॉब्लम है। अब जैसे जोफ्रा आर्चर है, जोफ्रा आर्चर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब आप 150 के ऊपर की स्पीड पे फेंकोगे, इट टेक्स अ लॉट ऑन योर बॉडी। मैं तो फास्ट बॉलिंग किया करता था, मुझे पता है। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने बॉल फेंक के देखी होगी, या हो सकता है क्रिकेट खेला हो। फास्ट बॉलिंग करना मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, पूरी दम निकल जाती है आदमी की। और मतलब अल्टीमेटली बात वही है ना कि अब जैसे ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट है। तो अगर आप कहें किसी को कि कोई आदमी 100 मीटर जो है वो 8 सेकंड में दौड़ ले, तो ऐसा थोड़ी है, फिर तो हार्ट फेल ही हो जाएगा आदमी का, अगर इतना ज्यादा एग्जर्ट करेगा वो। तो ऐसा नहीं होता है, एक बॉडी की भी लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंगली सपोर्टिंग बॉडी होनी चाहिए। फिर सतीश लिखते हैं दूसरी तरफ अगर स्पीड बॉलर्स की बात करें तो उमरान मलिक, नवदीप, मयंक यादव जैसे बॉलर्स पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता? जरूर जवाब दीजिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो होता है। उमरान मलिक को इंडिया ने भी खिलाया, लेकिन अब उमरान मलिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको उसकी फ्रेंचाइज ही नहीं खिला रही है।
ये जो अपने हैदराबाद वाले हैं, ये कहाँ खिलाते हैं? उसी वो ही नहीं खिला रहे उसको। तो जब वो ही नहीं खिलाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कहां से आएगी? तो बाकी तो कोई T20 मैचेस, अब मुश्ताक अली वगैरह में हमने देखा नहीं उसको उमरान मलिक की कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस आती हो। तो उसको कुछ तो ऐसा मतलब कुछ तो वो गड़बड़ कर रहा है ना कि उसको उसकी फ्रेंचाइज ही नहीं खिला रही है सनराइजर्स हैदराबाद। तो फिर ये तो अब पूछी जानी चाहिए बात उमरान मलिक से कि भैया ऐसा क्या हो रहा है? या तो तेरे साथ अगर कुछ ज्यादती हो रही है तो फिर सनराइजर्स को गोली मार और जाके किसी दूसरी आईपीएल फ्रेंचाइज में जा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता ना तो नेट्स से भी पता चल जाता है कि नेट्स में कोई अच्छा कर रहा है तो दूसरी फ्रेंचाइज अपने आप अप्रोच कर लेगी ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ या तो एटीट्यूड की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी कहीं भी नहीं समझ में आती, ना सुनाई देती है, ना तो रणजी ट्रॉफी में, ना मुश्ताक अली में, ना कुछ। तो क्या कह सकते हैं? फिर नवदीप सैनी के साथ भी वही फिटनेस की प्रॉब्लम है। ये अभी इसको खिला दो आप 6-7 मैच, तो पता नहीं वो 6-7 भी कंटिन्यूअसली खेल पाएगा कि नहीं। वही सेम चीज प्रसिद्ध कृष्णा के साथ है। अब लेकिन ये जो हर्षित राणा आया है ना, ये हर्षित राणा लगता है थोड़ा मोटा ताजा मोटा ताजा मतलब फिट लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर ढंग की बॉलिंग करता रहेगा और अपना एटीट्यूड सुधार के रखेगा तो ये खेल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है इसका। मयंक यादव के साथ भी वही प्रॉब्लम है अभी, वो तो हमने डिस्कस किया ही अभी। तो चलिए सतीश, आपको आपकी शिकायत दूर हो गई होगी शायद। हालांकि आई एम अगेन सॉरी कि मुझे आप बहुत पहले इस चीज का जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। फिर उसके बाद देखिए, अक्षय कह रहे हैं शाकिब 2005 से खेल रहा है, अभी भी ये इमेच्योर क्रिकेट खेल रहा है। ये सारे के सारे इमेच्योर हैं बांग्लादेशी, इनमें कितनी अकल है यार, आपको पता तो है। शाकिब ही क्या, शाकिब उन सबका बॉस है तो वो ज्यादा बदतमीजी करना अफोर्ड कर लेता। बांग्लादेश का बड़ा खिलाड़ी है, उसने खूब बदतमीजी की, लेकिन अभी पता नहीं क्या किया है इसने, मर्डर वर्डर के इल्जाम लग गया इसके ऊपर, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है। नवाते सर कहते हैं, आई वॉन्ट टू एड हियर दैट आई फाउंड बांग्लादेश स्पिनर्स वेर टर्निंग द बॉल मच बेटर देन आवर स्पिनर्स। हाँ सही बात है। दे वेर ऑल्सो अनप्लेएबल बाय रोहित एंड विराट स्पेशली। रोहित और विराट ये स्पिन में गड़बड़ करते हैं। ये अच्छी स्पिन अगर होगी ना बॉल तो सर सभी को प्रॉब्लम होती है, सभी को हो जाती है। फिर नवाते सर और कहते हैं कि योर एनालिसिस इज डेफिनेटली यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू सर। रोहित शर्मा अप्रोच टू विन एंड गेट रिजल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैप्टेंसी। इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया, ही लेड बाय एग्जांपल बाय हिटिंग दोज 2 सिक्सेस ऑन 2 सक्सेसिव बॉल्स। मतलब इंटेंशन उसने क्लियर कर दिया कि भैया बाकी जो भी बैट्समैन है वो कोई मतलब गार्डन में घूमने मत आना। तो उसने बिल्कुल ही लेड बाय एग्जांपल कि भैया ऐसे ही खेलना है, मैं खेल रहा हूं ऐसे, मैंने विकेट दे दिया पीट पाट के, सबको ऐसे ही करना है। वो तो किस्मत अच्छी रही इंडिया की कि इनके 100 रन पे 4 विकेट नहीं हो गए, या हो सकता है 100 पे 6 भी हो सकते थे, क्योंकि अप्रोच तो इनकी यही थी। तो बट फील्डिंग नीड्स इंप्रूवमेंट। हाँ अपनी फील्डिंग में है इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हुई, और वो ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। जैसे सिराज भी उसी लिस्ट में है जो मैं कह रहा था ना, खराब फील्डर्स की लिस्ट में सिराज का भी नाम है। ये सिराज भी अच्छा फील्डर नहीं है। फिर नवाथे सर कहते हैं, आई डोंट केयर फॉर रिजल्ट एज मच एज फॉर अवर टुडेज अप्रोच, लेट्स सी। ओके। आशुतोष कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द T20 स्क्वाड अनाउंस्ड। तो आशुतोष, आपका ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आपको, ये तो मैंने शुरू में ही कर दिया एनालिसिस। आशुतोष फिर से कहते हैं कि आई रिमेंबर रीडिंग हिज इंटरव्यू वेयर ही सेड, इफ वी डोंट होल्ड अ मैच एट कानपुर आई गेट क्रिटिसिज्म, इफ आई होल्ड अ मैच आई गेट क्रिटिसिज्म। ये किसके बारे में लिख रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा भूल गया इस बारे में। आई मीन ऑफ कोर्स, आप अगर कुछ ठीक से नहीं कर सकते, अच्छा बीसीसीआई के बारे में आप कह रहे हैं, ओके। आई मीन ऑफ कोर्स, अगर आप कुछ ठीक नहीं कर सकते तो क्या मिलेगा? फर्स्ट इंटरनेशनल इन मंथ्स बट नो केयर अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एट कानपुर। हाँ सही बात है, जनता तो फिर गाली देगी ना। बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती थी ये, वो मतलब वो इंडिया जीत गई इस वजह से बच गए। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता किसी भी कारण से तो बीसीसीआई को जबरदस्त गालियां पड़ती। और वही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब मैच नहीं हो रहा था बारिश की वजह से, तो ये लोग आईपीएल के नए नए नियम बीच बीच में छोड़ते चले जा रहे थे जिससे कि जनता उसमें बिजी रहे। तो ऐसा है। आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट प्लेयर लाइनअप इफ यू हैड द चांस
वुड यू मेक एनी चेंजेस इन दिस स्क्वाड? तो आप किसकी बात इसमें टेस्ट टीम की बात कर रहे हैं आशुतोष? मतलब अभी तो फिलहाल तो ये जो टेस्ट टीम खेली थी ये ठीक ठाक ही थी, तो अब इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस हो नहीं सकते। बस आप डिपेंडिंग अपॉन द विकेट आप वही कर सकते हैं कि अगर स्पिन आपको लगता है कि ज्यादा होने वाली है तो कुलदीप आएगा, अदरवाइज तो फिर यही होनी है टीम। लेकिन हाँ, सिराज का मुझे डाउटफुल लगता है। सिराज को बॉलिंग ढंग से करनी पड़ेगी। सिराज बहुत घटिया बॉलिंग कर रहा है आजकल, तो मुझे जम नहीं रहा है सिराज। बाकी तो ठीक ही ठाक है। तो चलिए व्यूअर्स, आप बताइए आपको कैसी लगी ये एनालिसिस? आपको क्या लगता है इंडियन टीम किस तरह से धोएगी? 3-0 से हरा पाएगी क्या ये बांग्लादेशियों को, या 2-1 हो जाएगा? मेरे लिए तो 2-1 भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनको देखिए, मैं पहले से हमेशा से ये कहता हूं कि इंडियन टीम जो नॉकआउट में हारती है ना, देखिए बार बार मैं ये बात कहता हूं, इंडियन टीम ये जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, इससे ये ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए हमको। ये कोई जीतना डिजर्व करते नहीं थे। ये हारा हुआ मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका की गलती की वजह से। अदरवाइज हमारी वो जो लिस्ट है ना नॉकआउट में हारने की, उसमें एक मैच और जुड़ गया होता है। ये धोखे धड़ाके में जीत गए। ये जब तक ये बायलेटरल सीरीज 3-0 से या 5-0 से जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये नॉकआउट मैचेस में हारते रहेंगे। क्योंकि आपको हर मैच नॉकआउट मैच सोच के खेलना है। ठीक है, आप टीम में चेंजेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस ये होने चाहिए कप्तान को कि तुमको 3-0 से जीतना है। होता यही है, यहां हम लोग लाइटली ले लेते हैं। पहला मैच हार गए कोई बात नहीं, बाकी 2 जीत लेंगे, या पहले 2 जीत गए कोई बात नहीं, तीसरा हार गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो नॉकआउट में आपको ये मौका नहीं होता है ना। नॉकआउट में तो आपको वही जीतना है। और हमको पता है डरपोक पने की क्या हालत है इंडियंस की। पसीने छूट जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हो गया था, तो विराट कोहली और केएल राहुल ने किस तरह से डर के मारे बैटिंग की थी, हमको याद है। अभी तक हमारी छाती पे अभी तक सांप लौट रहे हैं उसके चक्कर में। कितनी डरपोक पने की बैटिंग की थी इन लोगों ने। वैसा ही होता है इन लोगों के साथ। नॉकआउट मैच जहां आता है, जहां 2 विकेट गिरे, सारी पेंट फट जाती है इनकी डर के मारे। तो वो वही चीज है। अब चाहे आप उसको एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कहें या कुछ भी कहें, तो बट यू हैव चोजन दिस फील्ड ना। हमने थोड़ी कहा था आपसे कि आप जाके क्रिकेट खेलो, लेकिन आपको फिर ये तो प्रेशर हैंडल करना ही पड़ेगा ना। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? तो चलिए व्यूअर्स, आप बताइए आपके कमेंट्स क्या है इस T20 सीरीज के बारे में, या ये जो टीम सिलेक्शन किया है इंडियन टीम ने, या आपको क्या लगता है कौन से 11 खेलेंगे? मैंने जो 11 बताए हैं, क्या आपको लगता है कि वो प्लेयर्स होंगे टीम में, या आपकी कोई और चॉइस है? तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।